नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। नमस्कार। आज हमारे हाथ दो बहुत ही अलग-अलग खबरें लगी हैं और दोनों ही कमाल की हैं। तारीख है 2 फरवरी 2026 जी। और ये खबरें हमें भारत के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती हैं। एक तरफ हम अपनी सदियों पुरानी कुदरती विरासत और पारंपरिक ज्ञान को बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम भविष्य की ओर एक जबरदस्त छलांग लगा रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर रहे हैं। ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है और हमारे श्रोता जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज का भारत एक ही समय में अपनी जड़ों को भी सहेज रहा है और भविष्य की तकनीक को भी अपना रहा है। आज हम इन दोनों ही पहलुओं की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरुआत जड़ों से करते हैं, पर्यावरण से। जी, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये हमारे आसपास की झीलें, तालाब, दलदल यही सब है ना? बिल्कुल। इन्हें अक्सर धरती के गुर्दे या किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। जैसे हमारे शरीर में गुर्दे खून को साफ करते हैं, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को साफ करते हैं। वो बाढ़ के पानी को सोखकर हमें बचाते हैं और करोड़ों जीव जंतुओं को घर देते हैं। और क्लाइमेट चेंज में भी तो मदद करते हैं। हाँ, कार्बन को सोखकर। इसीलिए 2 फरवरी की तारीख चुनी गई, क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक संधि पर दस्तखत हुए थे। रामसर कन्वेंशन। जी, रामसर कन्वेंशन, जिसका मकसद ही इन अनमोल जगहों को बचाना है। और 2026 की थीम भी काफी खास है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। कि हम पारंपरिक ज्ञान का जश्न मना रहे हैं, पर क्या इसका जमीनी हकीकत में कोई मतलब है या ये सिर्फ एक अच्छा नारा है? ये एक बहुत जायज सवाल है। देखिए, दशकों तक संरक्षण का काम वैज्ञानिकों और सरकारों के हाथ में रहा। हाँ। लेकिन इस थीम के जरिए ये माना जा रहा है कि जो समुदाय हजारों सालों से इन वेटलैंड्स के साथ रहते आए हैं, उनके पास एक ऐसा ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। जैसे कि? जैसे एक मछुआरा समुदाय शायद किसी सैटेलाइट से बेहतर बता सकता है कि नदी में पानी का बहाव कब बदलेगा। ये ज्ञान पीढ़ियों के अनुभव से आता है। इस थीम का मकसद इसी ज्ञान को सम्मान देना और संरक्षण की योजनाओं में शामिल करना है। मतलब साइंस और परंपरा को साथ लेकर चलना। जी, एक बेहतरीन सोच है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत ने 31 जनवरी 2026 को अपनी रामसार लिस्ट में 2 नई जगहें जोड़ी हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। पहली साइट है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना मतलब बिहार में। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अच्छा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर का। पर इसका आकार इसकी अहमियत को कम नहीं करता। कैसे? ये छोटा सा इलाका साइबेरिया और यूरोप से हजारों मील उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक 5 स्टार होटल जैसा है। और दूसरी साइट तो और भी अनोखी है, छरी धांड बर्ड सेंचुरी, गुजरात के कच्छ में। ये तो रेगिस्तान के बीच में है। बिल्कुल, और यही इसे कुदरती अजूबा बनाता है। ये एक डेजर्ट वेटलैंड है। डेजर्ट वेटलैंड? हाँ, कच्छ के विशाल सूखे रण के बीच में ये एक नकलिस्तान जैसा है। यहाँ आपको फ्लेमिंगोस के झुंड दिखेंगे। ये सबूत है कि प्रकृति कैसे सबसे मुश्किल जगहों पर भी जीवन खोज लेती है। तो इन दो के जुड़ने से भारत में अब कुल रामसार साइट्स की संख्या लगभग 98 हो गई है, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा। जी। तो क्या ये सिर्फ एक नंबर का खेल है या इस रामसर टैग से जमीनी स्तर पर सच में कुछ बदलता है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था में बदलाव लाता है। कैसे? इसे एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल की तरह समझिए। जैसे ही किसी जगह को रामसर टैग मिलता है, वो दुनिया के नजर में आ जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। हाँ, और ये टैग एक चुंबक की तरह काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को खींचता है। इससे फंडिंग और तकनीकी मदद मिलना भी आसान हो जाता है। और इस सब का स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ता है? वही इस साइकिल का सबसे अहम हिस्सा है। जब मदद आती है तो सरकार स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर संरक्षण के बेहतर तरीके लागू कर पाती है, जैसे कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार मिलता है। बिल्कुल। जब उन्हें यह एहसास होता है कि इस वेटलैंड की वजह से उनका घर चल रहा है, तो वो खुद उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। तो ये सिर्फ पक्षियों का संरक्षण नहीं है, ये उस पूरे इलाके का एक इकोसिस्टम अपग्रेड है। एकदम सही शब्द है, इकोसिस्टम अपग्रेड। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी आसान होती है? मतलब कभी विकास के कामों
जैसे कोई फैक्ट्री या सड़क से टकराव नहीं होता? टकराव तो होता है, और ये एक बड़ी चुनौती है। रामसार टैग का मतलब ये नहीं है कि विकास पूरी तरह रुक जाएगा। इसका मतलब है वाइज यूज या सतत उपयोग। संतुलन बनाना। जी, संतुलन बनाना मुश्किल होता है, और इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्थानीय भागीदारी बहुत जरूरी है। ये टैग एक शक्तिशाली कवच तो है, पर इसे प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। ठीक है, तो परीक्षा के नजरिए से इस विषय की मोटी-मोटी बातें क्या हैं जो याद रखनी चाहिए? जरूर। मुख्य बातें हैं, रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, भारत इसका हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 को। और पहली साइट्स में से 3 ओडिशा की चिलिका लेक और राजस्थान का केओलादेव नेशनल पार्क। और 2026 में जो 2 नई जुड़ी हैं वो है उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात का छरी धांड। एकदम सही। ये तथ्य सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक तरफ हम प्रकृति को बचाने के लिए सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान की ओर देख रहे हैं, पर यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गले लगा रहा है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और दूरगामी कदम है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भारत का पहला AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट शुरू किया गया है। AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? कि आप प्रोफेसर की जगह रोबोट पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही समझना सबसे जरूरी है। AI यहाँ एक इनेबलर है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं। इनेबलर मतलब AI शिक्षकों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को आसान और ज्यादा असरदार बनाएगा। ये एक सहायक की तरह है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों को सुपर पावर देगा। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का अपना प्रोजेक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक नेशनल लेवल पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर AI को लागू करना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। तो इसमें कोई टेक पार्टनर भी होगा? हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े काम के लिए एक मजबूत तकनीकी साथी की जरूरत होती है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर गूगल क्लाउड को चुना गया है। गूगल क्लाउड? जी, जो अपनी जेमिनी सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा। गूगल का काम होगा AI टूल्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर मैं CCSU की एक छात्रा हूँ, तो इस AI से मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन, मतलब दफ्तर के जो रोजमर्रा के काम हैं वो AI संभाल लेगा। एडमिशन, फीस, ये सब कुछ। पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर मिलेगा। पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर? हाँ, एक ऐसा डिजिटल ट्यूटर जो 24 घंटे आपके साथ है, जो जानता है कि आपको कौन सा विषय समझने में मुश्किल हो रही है, और वो आपको ठीक उसी तरह से समझाएगा जिस तरह से आपको समझ आता है। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। हर छात्र को अपनी रफ्तार से सीखने का मौका मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जैसे देश के लिए अगला फायदा बहुत बड़ा है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। भाषा की बाधा को तोड़ना। जी। कोई लेक्चर अगर अंग्रेजी में हो रहा है तो एक छात्र उसे तुरंत अपनी भाषा में रियल टाइम में समझ सकता है। वाह। और रिसर्च के लिए? रिसर्च एनालिटिक्स में बहुत मदद करेगा। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद है एक फ्यूचर फ्रेमवर्क तैयार करना। मतलब CSU में एक सफल मॉडल बनाकर ये देखना कि क्या काम करता है और क्या नहीं, ताकि भविष्य में इसे देश की दूसरी यूनिवर्सिटी में भी लागू किया जा सके। यह सब सुनने में एक सपने जैसा लगता है, एक आदर्श दुनिया, पर इसके कुछ संभावित खतरे भी तो होंगे। बिल्कुल होंगे। जैसे डेटा प्राइवेसी का क्या? एक बाहरी कंपनी गूगल के पास हजारों छात्रों का डेटा होगा, और उन छात्रों का क्या जो छोटे शहरों या गांवों से आते हैं और शायद उतने टेक सेवी ना हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, जैसा आपने कहा, डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। दूसरा, डिजिटल डिवाइड। हमें यह पक्का करना होगा कि हर छात्र के पास जरूरी डिवाइस और इंटरनेट की पहुंच हो, वरना यह तकनीक खाई को और चौड़ा कर देगी। और शिक्षकों का क्या? वही तीसरा और सबसे अहम पॉइंट है, टीचर ट्रेनिंग। शिक्षकों को इस नई तकनीक के साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वे इससे डरे नहीं बल्कि इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। अगर इन चुनौतियों से नहीं निपटा गया तो ये सपना एक बुरे सपने में भी बदल सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू की रहने वाली कैप्टन हंसा शर्मा की। जी। उन्होंने इंडियन आर्मी एविएशन में एक नया इतिहास लिख दिया है। खबर यह है कि वो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें रुद्रा हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन मिली है। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और पहली महिला वाली खबर है? नहीं, ये उससे कहीं
कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ाना एक बात है और एक कॉम्बैट यानी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उसके ऑपरेशनल रोल में उड़ाने की योग्यता हासिल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा, रुद्र कोई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं है। ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ALH ध्रुव का हथियारों से लैस संस्करण है। हाँ, आर्म्ड वेरिएंट। जी, इसमें मिसाइलें, एक 20 mm की तोप, रॉकेट पॉड्स, ये सब लग सकते हैं। तो कैप्टन शर्मा का इसे ऑपरेशनल रूप से उड़ाने के लिए क्वालिफाई करना ये बताता है कि वो अब इसे युद्ध की परिस्थितियों में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये सेना की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। बिल्कुल। अब तक तो कॉम्बैट एविएशन में महिलाओं की भूमिका काफी सीमित थी, तो क्या ये कदम भविष्य में महिला अधिकारियों को अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स के कॉकपिट तक भी पहुंचा सकता है? हाँ, ये उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये एक दरवाजा खोलता है। उनकी ट्रेनिंग नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल यानी CATS में हुई। CATS नासिक। और वहां उन्हें सिल्वर चीता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये साबित करता है कि ये कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि उनकी योग्यता और उत्कृष्टता के आधार पर लिया गया फैसला है। और जब हम रुद्र हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं तो हम असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बात कर रहे होते हैं। जी, ये तो मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत है। हाँ, और ये हमारी आज की चर्चा के मुख्य विषय आत्मनिर्भरता से सीधे तौर पर जुड़ता है। HAL, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, वो भारत की एरोस्पेस रणनीति का केंद्र है। और रुद्र जैसे प्लेटफॉर्म को देश में ही बनाना हमें न केवल विदेशी निर्भरता से बचाता है, बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव करने की आजादी भी देता है। अच्छा, रक्षा में आत्मनिर्भरता की ये कोशिश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ताइवान से भी एक ऐसी ही खबर आ रही है, जहां हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। हाँ, और ताइवान के लिए तो रक्षा आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। उनके स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम को हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए। अच्छा, इस पनडुब्बी का नाम है हाइकुन, कोड नेम SS-711, जिसे नारवेल भी कहा जाता है। हाइकुन। जी, हाल ही में जनवरी 2026 में इसका पहला पानी के अंदर का समुद्री परीक्षण मतलब सबमर्ज्ड सी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। एक पनडुब्बी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेना ताइवान के लिए इतना बड़ा सांकेतिक कदम क्यों है? क्योंकि पनडुब्बी एक असिमेट्रिक वॉरफेयर का हथियार है। ताइवान की नौसेना चीन की विशाल नौसेना का सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती। सही बात है। लेकिन हाइक्यून जैसी आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन के जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये एक क्या कहते हैं, निवारक या डिटेरेंट के तौर पर काम करती है। तो ये उनकी पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, मतलब खुद को इतना कंटीला बना लो कि कोई हमला ना करे। बिल्कुल सही समझे आप। ये उसी रणनीति को मजबूती देता है। ये तो हुई आत्मनिर्भरता की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से अकेला नहीं चल सकता। नहीं, सहयोग भी उतना ही जरूरी है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें एविएशन सेक्टर में देखने को मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। अभी हमने HAL का जिक्र किया जो रुद्र बना रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि HAL सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, हाल ही में हैदराबाद में हुए विंग्स इंडिया 2026 इवेंट में उन्होंने एक बड़ी सिविलियन एविएशन डील भी की है। हाँ, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC के साथ SJ-100 सुपरजेट विमान को लेकर। जी, ये समझौता किस तरह का है? क्या ये सिर्फ विमान खरीदने जैसा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक है। ये एक लाइसेंसिंग और असेंबली समझौता है। मॉडल कुछ ऐसा है कि शुरुआत में विमान के बड़े हिस्से, जिन्हें सेमी नॉकडाउन या SKD किट्स कहते हैं। एक मिनट, आपने कहा सेमी नॉकडाउन असेंबली? ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विमान के मुख्य हिस्से जैसे कि ढांचा, पंख, इंजन, ये सब बने बनाए आएंगे और HAL उन्हें यहाँ भारत में जोड़ेगा। साथ में वायरिंग, एवियोनिक्स और इंटीरियर फिट करेगा। अच्छा, लेकिन इस समझौते का असली लक्ष्य SKD से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा स्थानीकरण मतलब लोकलाइजेशन करना है। मतलब धीरे धीरे इन हिस्सों को भी भारत में ही बनाना। बिल्कुल, ताकि कल को एक पूरा रीजनल एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम भारत में ही तैयार हो सके। तो ये सिर्फ विमान बनाना नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन और उस हुनर को भारत में लाने की कोशिश है। पर एक सवाल है, भारत को एक रीजनल जेट की जरूरत क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उड़ान जैसी योजनाओं के बाद छोटे शहरों मतलब Tier 2 और Tier 3 सिटीज के बीच एयर कनेक्टिविटी की मांग तेजी से बढ़ी है। हाँ, ये तो है। अभी इन रूट्स पर ज्यादातर टर्बोप्रॉप विमान चलते हैं।
87 से 103 सीटों वाला SJ-100 जेट विमान इस खाली जगह को भर सकता है, जो इन रूट्स पर ज्यादा तेज और आरामदायक सफर देगा। तो परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इस समझौते से जुड़ी मुख्य बातें क्या होंगी? 2 चीजें याद रखनी चाहिए। एक, विमान की क्षमता 87 से 103 सीटें, और दूसरा, समझौते की प्रकृति, जिसे सबसे सटीक तरीके से लाइसेंसिंग असेंबली पैक्ट एट विंग्स इंडिया 2026 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि आत्मनिर्भरता के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है मजबूत निगरानी और पारदर्शिता। बिल्कुल, और यहीं पर सरकार की एक नई डिजिटल पहल सामने आती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोस्पी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, पैमाना पोर्टल। पैमाना नाम तो काफी आकर्षक है। इसका पूरा मतलब क्या है और ये करेगा क्या? पैमाना का पूरा नाम है प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके। इसका मुख्य काम है 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना। लेकिन निगरानी तो पहले से ही कई स्तरों पर होती थी, इसमें नया क्या है? क्या ये सिर्फ एक और डैशबोर्ड है? ये एक सामान्य डैशबोर्ड से कहीं आगे है। इसकी नई बात है इसका तरीका। ये रियल टाइम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगा और अलग-अलग मंत्रालयों के डेटा को API आधारित इंटीग्रेशन के जरिए एक ही जगह पर लाएगा। API आधारित इंटीग्रेशन इसे थोड़ा और सरल करेंगी? जरूर। इसका मतलब ये है कि अब अलग-अलग मंत्रालयों के सॉफ्टवेयर एक दूसरे से सीधे बात कर पाएंगे। जानकारी अपने आप एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में स्टील की सप्लाई देर से हो रही है या जमीन अधिग्रहण में कोई अड़चन आ रही है, तो ये सिस्टम तुरंत उस समस्या को पकड़ लेगा। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रोजेक्ट में होने वाली देरी और बढ़ती लागत को रोकना। यानी HAL जो विमान बनाएगा या देश में जो नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, उन सब पर पैमाना पोर्टल की नजर रहेगी। जी बिल्कुल। ये राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। अब अगर हम जमीनी स्तर पर गांवों की विकास की बात करें, तो गुजरात से भी एक बड़ी योजना की खबर है। हाँ, गुजरात सरकार ने 30 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना यानी MGY लॉन्च की है। ये आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके मुख्य लक्ष्य और आंकड़े क्या हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये योजना ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की सुविधाओं के अंतर को कम करने का एक प्रयास है। पहले चरण में 11 गांवों में 2666 ग्राम पंचायत घर कम तलाटी आवास बनाए जाएंगे और इस पर लगभग 663 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ग्राम पंचायत घर कम तलाटी आवास, ये सिर्फ इमारतें बनाना तो नहीं लगता। इसके पीछे का विचार क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका व्यापक लक्ष्य गांवों की बुनियादी सुविधाओं को शहरी मानकों तक लाना है। एक ही कॉम्प्लेक्स में ग्राम पंचायत का दफ्तर और तलाटी यानी ग्राम लेखाकार का आवास होने से प्रशासन ज्यादा सुलभ और प्रभावी होगा। सही बात है। ग्रामीणों को अपने काम के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो हमने रक्षा, उद्योग और प्रशासन के जरिए आत्मनिर्भरता को समझा, लेकिन आत्मनिर्भरता का एक सांस्कृतिक पहलू भी है। हाँ, और वो हमें सूरजकुंड मेले में देखने को मिलता है। बिल्कुल। हरियाणा के फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हो चुका है, जो 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। और इस साल की थीम तो हमारी आज की चर्चा से सीधे तौर पर जुड़ती है। की थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। ये दिखाता है कि ये मेला अब सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत के कारीगरों और शिल्पकारों को एक वैश्विक मंच देता है। सही। ये उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत खूब। अब हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जो है खेल जगत। जी। टेनिस की दुनिया से एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स का परिणाम आ चुका है। जी हाँ, और इस साल की विजेता है कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम तो नहीं है ना? नहीं, ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहला उन्होंने विंबलडन में जीता था। दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतना किसी भी खिलाड़ी को इलीट खिलाड़ियों की श्रेणी में स्थापित कर देता है। तो दोस्तों, ये थे इसके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इन्हें समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।